अहमद भाई देखो, एक पिछली क्लास में अभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर किसी पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, जो गुड्स उसने बेचे हैं ना, उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट करता है वो, तो उसमें से क्या माइनस करता है, उस गुड्स के ऊपर जो परचेज करते वक्त उसने इनपुट टैक्स पे किया है उसका वो क्रेडिट लेना चाहता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब मैं फटाफट से एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, उस सिनेरियो को समझकर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के सारे रूल्स को जो पिछली क्लास में पढ़े हैं वो रिवाइज भी कर लेंगे, और जो अभी हमें पढ़ने हैं उसे भी हम समझ लेंगे। ठीक है जी, फटाफट से देखो जी, एक सप्लायर है, सप्लायर 1 और एक है सप्लायर 2। ठीक है, सप्लायर 1 ने क्या किया है, सप्लायर 1 ने, पहले तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ ये दोनों ही रजिस्टर्ड है। क्या है? रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो ये अपने बिल पर जीएसटी चार्ज करेगा, और अगर ये भी रजिस्टर्ड होगा तो जो इनपुट टैक्स ये परचेज करते वक्त पे कर रहा है उसका ये बाद में क्या ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों पार्टीज आप क्या हैं भाई, रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के। ठीक है, तो मान लिया हमने दोनों रजिस्टर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। सप्लायर 1 जब भी कोई सामान बेचता है तो उसको ना एक रिटर्न फाइल करनी होती है, और वो रिटर्न कौन सी होती है, GSTR 1। इस GSTR 1 के बारे में मैंने क्या बताया था, ये डिटेल्ड रिटर्न होती है। क्या होती है? डिटेल्ड। यानी 2 तरीके से डिटेल आप मेंशन करते हैं। आप जिस पार्टी को आपने सेल की है, हर एक पार्टी की इंडिविजुअली वैल्यू आप यहाँ बताते हैं, और एक पार्टी को आपने जितने भी इनवॉइस भेजे हैं उन सभी इनवॉइस को डिटेल्ड हम यहाँ पर समझाते हैं। अब इस पार्टी ने, मान लीजिए सप्लायर 1 ने सप्लायर 2 को सामान बेचा है, मान लेते हैं सिर्फ इसी को बेचा है ना, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो अपनी GSTR 1 में ये सप्लायर 2 को बेचने वाली सारी वैल्यूज, सारे इनवॉइसेस को क्या करेगा, डिक्लेयर। अब इसका GSTR 1 फिल करना हुआ तो ये सारी आउटवर्ड सप्लाई सप्लायर 2 के लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई, और इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर सप्लायर 2 ने क्या पे किया है, इनपुट टैक्स। समझ आई बात या नहीं? और जिसका सप्लायर 2 क्या लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे ही सप्लायर 1 ने अपने GSTR 1 में सप्लायर 2 को भेजने वाली या बेचने वाली सारी सप्लाईज जैसे मेंशन करी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पता लग गया कि सप्लायर 2 के पास कितना कितना इनपुट अवेलेबल है। क्योंकि जब एक आउटवर्ड सप्लाई करने वाला अपना GSTR 1 फाइल करता है तो किसी दूसरे सप्लायर के लिए वो क्या होती है, इनपुट इनवर्ड सप्लाई। तो अगर आप अपना आउटवर्ड सप्लाई गवर्नमेंट को बता रहे हैं तो ये समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को आपका इनपुट टैक्स भी पता लग रहा है। और ये चीज सप्लायर 2 के कहां पर आ जाती है, GSTR 2A में। भाई समझ में आती है बात, समझे कि नहीं समझे? अब सप्लायर 2 का क्या रोल बनता है यहाँ पर, खुद बताओ आपने। सप्लायर 2 का क्या रोल बनता है यहाँ पर? ये भी अब आगे इसको सप्लाई करेगा, ये भी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज बताएगा गवर्नमेंट को, और आउटवर्ड सप्लाईज पर जो इसने टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से इनपुट टैक्स को क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेगा। लेकिन इनपुट टैक्स का क्रेडिट अंधों की तरह थोड़ी ले लेना है, हमें पहले चेक करना है कि जो बिल हमारे पास आए हैं क्या वो सामने वाली पार्टी ने GSTR 1 में शो किए भी हैं या नहीं, और अगर किए भी हैं तो क्या सही तरीके से शो किए भी हैं या नहीं। इसी चीज को GSTR 3B फाइल करने से पहले, क्या करने से पहले, 3B के टाइम पर ही हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करते हैं ना। तो जब आप अपना GSTR 3B फाइल कर रहे हो ना, तो उस वक्त ना GSTR 2A को पहले एक बार देख लो। समझ में आई बात है नहीं? ताकि आप अपने GSTR 2 के अंदर इनपुट टैक्स जो आपका आया हुआ है सिर्फ उसी का क्या ले सकोगे, आप क्रेडिट ले सकोगे आप। क्योंकि अगर आपने कोई बिल सामने वाली पार्टी से लिया है और उस पार्टी ने वो बिल अपने GSTR 1 के अंदर नहीं दिखाया तो फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते। ये बात अब आ चुकी है प्रोविजन के अंदर, पहले तो लोग ले लिया करते थे इनपुट टैक्स। चलो कोई बात नहीं भाई, तुमने अपने GSTR 1 में नहीं दिखाया, मैं फिर भी क्या ले रहा हूँ, इनपुट टैक्स। अगली बार अपने GSTR 1 में दिखा देना। पहले लोग पहले भी इनपुट टैक्स ले लिया करते थे। हाँ, पहले हो जाता था ऐसे, गवर्नमेंट अलाउ कर देती थी।
लेकिन अब गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रोविजन डाल दिया कि अगर जब तक वो पार्टी GSTR 1 में बिल नहीं शो करेगी तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसलिए पहले अपना GSTR 2A चेक कर लो। 2A चेक करा, आपने देखा हाँ जी सारा इनपुट आ गया, और अगर आपको लगता है कि इनपुट आपका पूरा आ चुका है, दूसरी चीज, जिस पार्टी ने अपना इनपुट शो किया है, मतलब जिस पार्टी ने अपने GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, पहली बात तो आपको ये चेक करनी है कि उसने वो वैल्यू दिखाई हो। दूसरी चीज, सही वैल्यू से दिखाई हो। कभी कभी ऐसा होता है आपने बिल लिया है 50,000 का, वो पार्टी दिखा रही है सेल 30,000 की। समझ आई बात? ये नहीं आती। कभी कभी आपने 50,000 की परचेज करी है, उसने दिखाया ही नहीं। तो GSTR 2A को देखकर आपको याद हो जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि हमें या तो पार्टी से बिल ऐड कराना है या फिर पार्टी से बिल मॉडिफाई कराना है। क्या कराना है? मॉडिफाई। कभी कभी डिलीट भी कराना हो सकता है, कोई परचेज आपने की ही ना हो और सामने वाली पार्टी उसे क्या दिखा रही हो? सेल दिखा रही हो। तो बिल ऐड भी करवा सकते हो आप, मॉडिफाई भी करवा सकते हो और डिलीट भी करवा सकते हो। समझ में आती है बात? ये नहीं है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ मेरे बच्चे, तो समझ आया नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट रखते ही नहीं है। अब हम अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। मैं एक सप्लायर हूँ। कौन हूँ भाई? सप्लायर। मैंने कुछ सामान परचेज किया है, परचेज के वक्त इनपुट टैक्स पे किया है। समझ आई बात? ये नहीं। और फिर इसी सामान को मैंने आगे सेल भी किया। क्या किया है? और सेल पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है। जैसे मैं सेल करता हूँ 11 तारीख को मैं फाइल क्या करता हूँ? GSTR 1, जिसमें मैं अपनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड बताता हूँ और अपना आउटपुट टैक्स भी बताता हूँ। अब जिस तरीके से मैं अपनी सेल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ही जो सामान मैंने परचेज किया है वो किसी और ने सेल किया होगा, वो भी अपनी GSTR 1 फाइल कर रहा होगा। तो जिस दिन मैं GSTR 1 फाइल करूंगा तो उस वक्त गवर्नमेंट के पास दोनों इन्फॉर्मेशन जा रही है। मेरी आउटवर्ड सप्लाई की भी डिटेल गवर्नमेंट के पास जा रही है और मेरी इनवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज पर पे किए गए इनपुट टैक्स की डिटेल भी गवर्नमेंट के पास जा रही है। समझ आई बात? ही नहीं। GSTR 1 फाइल करने के कुछ दिन बाद आपका GSTR 2A रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। अब 2A को देखकर आपको क्या करना है? चेक करना है कि हाँ जी सारी चीजें उसके अंदर सही आई हैं या नहीं आई। समझ आई बात? ही नहीं। अच्छा, GSTR 1 फाइल जब सभी लोगों ने अपनी अपनी GSTR 1 फाइल करी तो उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी है। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या दी है? इन्फॉर्मेशन। टैक्स किसी ने नहीं दिया। गवर्नमेंट को टैक्स किसी ने नहीं दिया। टैक्स कब जाता है? GSTR 3 में। कब जाता है भाई? GSTR 3। देखो GSTR 1, 2 और 3, 2 के साथ A, 3 के साथ B। GSTR 3B के टाइम पर आप गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं भाई? टैक्स पे करते हैं। अब बताओ GSTR 3B जब फाइल होगी, क्या आप अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे क्या? भाई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो कब जा चुकी? R1 पे जा चुकी। आपकी डिटेल्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स भी गवर्नमेंट के पास चली गई और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भी गवर्नमेंट के पास चलेगी। अब तो आपको मोटी मोटी बात करनी है कि मेरी इतनी आउटवर्ड सप्लाईज हैं और उनके ऊपर मैंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, मेरी इतनी इनवर्ड सप्लाईज हैं और उनके ऊपर मैंने इतना इनपुट टैक्स पे किया है। आउटवर्ड में से इनपुट टैक्स को माइनस करो और बचा हुआ टैक्स गवर्नमेंट को क्या कर दो? पे कर दो। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कब होती है? GSTR 3B फाइल करते हैं। बात समझ आती है? नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ मेरे बच्चे, समझ आया नहीं आया? फटाफट से। कौन सा सेक्शन था नौमान भाई? सेक्शन 16। कौन सा था भाई? सेक्शन 16। अगर आप सबसे पहले, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब एक रजिस्टर्ड पर्सन है। आप कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही बिल पर क्या चार्ज कर सकता है? GST। वही अपने आउटवर्ड सप्लाई पर GST कलेक्ट करेगा। अब जो GST कलेक्ट करेगा वही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। समझ आई बात? ही नहीं? तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और जो गुड्स जिसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, जिस परचेज पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो उसका इस्तेमाल बिजनेस के अंदर करना। पर्सनल पर्पस के लिए करोगे तो क्या होगा? आप एक कंज्यूमर बन जाओगे और कंज्यूमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ी मिलता है। कंज्यूमर तो इनपुट टैक्स को कंज्यूम कर रहा है। वो तो जिसको जो कंज्यूम करेगा उसी के लिए तो GST है। फिर किसको GST पे करना होगा? तो
दो चीज़ें बहुत ध्यान से सुन लेनी चाहिए। पहले आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए और जो गुड्स आपने परचेज किया है उसे बिजनेस के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ टेक्निकल कंडीशंस आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? टेक्निकल कंडीशन। एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन तो हैं, लेकिन आपके पास क्या होना ज़रूरी है? जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता कौन कौन है? सिर्फ किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने वाला ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है क्या? सवाल है मेरा, क्या सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करने वाला ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है क्या? जब अनरजिस्टर्ड से लेंगे तो जीएसटी पे ही कम करना है। जीएसटी पे ही कब कर रहा है, सब बात ये भी है सही। लेकिन नौमान भाई एक बात बताओ, जब मैं सामान इंपोर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ? इंपोर्ट। तो जो दूसरी कंट्री का आदमी मुझे सामान भेज रहा है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो जीएसटी लगाता भी नहीं है, वो तो कस्टम लेकिन कस्टम पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। और एक और चीज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज वाला मैटर है। चलो रिवर्स चार्ज की बात तो अभी हम करेंगे, लेकिन रिवर्स चार्ज की बात मैं अभी नहीं कर रहा, उसको लाऊंगा मैं इस पॉइंट को, वरना हम अपने पॉइंट से बाहर हो जाएंगे। तो मेरे पास अगर आप एक नॉर्मल किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने सामान परचेज किया तो उसने आपको क्या दिया होगा? टैक्स इनवॉइस। अगर आपने सामान इंपोर्ट किया है तो टैक्स इनवॉइस तो होगा नहीं आपके पास, लेकिन कस्टम वालों ने आपको क्या दी होगी? बिल ऑफ एंट्री। समझ आई बात? ये नहीं आती? अच्छा, एक और केस होता है डेबिट नोट का केस। किसका बेटा? मतलब मैंने कोई सामान बेचा, मैंने तुमको सामान बेचा, वो सामान वापस आ गया, लेकिन जब मैंने तुम्हें सामान बेचा था ना तो उस पर जीएसटी चार्ज किया था, और वो जीएसटी मैंने किसको पे कर दिया था? गवर्नमेंट को। अब तुमने मुझे सामान वापस कर दिया, तो मेरे पास तो वो सामान बिका ही नहीं, और जो सामान बिका नहीं उसका जीएसटी में गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ। समझ आई? तो अब उस जीएसटी का मैं गवर्नमेंट से क्या मांगूंगा? वापस मांगूंगा ना, रिटर्न मांगूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, तुम अपने आगे की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर लेना? कम कर लेना, और इसको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह कंसिडर कर लेना। लेकिन मेरे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मेरे पास सामान रिटर्न आ गया। तो उसी सामान रिटर्न के लिए क्या इशू होता है? डेबिट नोट। मतलब तुम्हारे लिए मैं कौन था? क्रेडिटर। तुमने मुझे सामान वापस किया तो तुमने क्रेडिटर को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा ना। और तुमने मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट दिया होगा? डेबिट नोट। ये वो डेबिट नोट है जो मुझे किससे मिला है? जिससे सामान रिटर्न आया है उससे मिला है। तो मेरे पास अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट है तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। समझ में आई बात? ये नहीं है एनी प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, मैंने तुमसे सामान परचेज किया, बस भाई सामान मैंने आपसे परचेज किया, और परचेज करने के बाद मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है और इसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, तो मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? अबे तू कह रहा है ये तेरी इनवर्ट सप्लाई है, तूने इसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया है, लेकिन जिसने तुझे ये सामान बेचा है उसने अपनी GSTR-1 में इसे शो किया ही नहीं। समझ में आई बात? ये नहीं आती। और GSTR-1 में अगर उसने अपनी शो नहीं किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कहना पड़ेगा कि मैं शो कर भाई अपने GSTR-1 में शो कर। समझ आई बात? ये नहीं आती। अभी यही वाली बात तो मैं बता रहा था, अगर आप अपनी GSTR-1 के अंदर उस चीज़ को दिखाओगे नहीं ना तो सामने वाला क्या नहीं ले पाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। और दूसरी चीज़, अगर तुमने मुझे कोई सामान, मेरा खरीदा हुआ सामान मुझे क्या करा है? वापस करा है, तो मैं फिर दोबारा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। लेकिन उस चीज को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने GSTR-1 में शो करना पड़ेगा, यानी डेबिट नोट को भी आपको अपने GSTR-1 में शो करना पड़ेगा। ले देकर बात गवर्नमेंट की यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ डॉक्यूमेंट हो इससे सफिशिएंट नहीं है ये वाली बात। वो चीज, जिस चीज पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपके सप्लायर ने उस चीज को कहाँ मेंशन किया हो? अपने GSTR-1 में। तो ये क्लॉज ए और डबल क्लॉज ए, ये पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था आपसे। समझ आई बात नहीं? और वो यही बातें समझा रहा था भाई, समझेगी नहीं समझे? फिर तीसरा सिनेरियो मैंने क्या समझाया था कि आपके पास एक्चुअल में गुड्स का होना भी जरूरी है। बहुत से लोग आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ बिल परचेज कर रहे हैं। समझ आई बात? ये नहीं है। और पिछली क्लास में इसका हमने डीप डिस्कशन किया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सामान हाँ जी एक्चुअल में नहीं खरीद रहे, बस क्या ले रहे हैं? बिल ले रहे हैं। पूरी मार्केट आज के टाइम पर बहुत घपलेबाजी चल रही है इस तरीके की। तो गवर्नमेंट कहती है अगर पकड़ में आ गए ना, हाँ, अगर आपने एक्चुअल में गुड्स नहीं खरीदे, आप सिर्फ क्या बिल क्या ले रहे हो? चलो समझ में आ गई मेरी बात? हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया? हमने एक तो ये बात समझ ली कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़,
आपने सबसे मतलब पहले रजिस्टर्ड होना हाँ, जरूरी है। मतलब नहीं वो तो ठीक है, मतलब मैं एडिशनल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन है आप और क्या नाम है आप उस गुड्स को बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सबसेक्शन 1 कह रहा है। मैं सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है वो क्या कह रहा है भाई, आपके पास क्या होना ज़रूरी है, टैक्स इनवॉइस। समझ आई बात या नहीं? और जिसने आपको टैक्स इनवॉइस इशू किया है उस सप्लायर ने इस डिटेल को क्या किया हो भाई, GST फर्निश किया हो, ठीक है नहीं, इस चीज़ डिटेल को क्या किया हो, फर्निश की हो इन्फॉर्मेशन। समझ आई बात नहीं? और तीसरी बात यहाँ पे जो आपको देखने को मिली, जो ये क्लॉज ए था ये डबल ए था। क्लॉज बी की बात करते हैं तो क्लॉज बी क्या कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास गुड्स का एक्चुअल में होना ज़रूरी है, गुड्स का एक्चुअल में रिसीव होना ज़रूरी है। समझ में आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ मुझे। अब देखो ये जो बी ए पॉइंट आया ना, ये इस बार की अमेंडमेंट है। क्या है? अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है अभी आपको समझ में आएगा। ये कहते हैं जो आप डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे लेना है, ठीक है ना, आप उसकी डिटेल मेंशन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज़ नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, हैज़ नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये सेक्शन 38 का पर्पस क्या है। सेक्शन 38 का पर्पस वही है जो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की बात कर रहे हैं, अगर सामने वाली पार्टी ने या तो वो अपनी GSTR 1 के अंदर शो ही नहीं किया तो आप उससे क्या करवाएंगे, ऐड शो करवाएंगे। अगर उसने गलत शो किया है तो आप उससे क्या करवाएंगे, मॉडिफाई। समझ आई बात? ये नहीं है। जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक आप उसका क्या नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यही कह रहा है कि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग अभी अगर वो चीज अभी रिस्ट्रिक्टेड है, क्या है भाई, आप कह रहे हैं भाई ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी उसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, तो जब तक वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर देता, या तो उस बिल को वो ऐड नहीं कर देता या फिर वो उसे मॉडिफाई नहीं कर देता, तब तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। बस इतनी बात है। समझ आई बात? ये नहीं है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, देखो अब आ जाता है हमारा सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट भाई? सी। वैसे आज की डेट में जो ये डबल ए और ये जो बी ए पॉइंट आ गए हैं ना, डबल ए और बी ए पॉइंट आता है, उसने ना एक तरीके से सी पॉइंट की वैल्यू को ना थोड़ा सा क्या कर दिया, खत्म सा कर दिया। देखो सी पॉइंट क्या कहता था, कहता भाई देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्या करना चाहते हो, अवेल करना चाहते हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी अवेल कर सकते हो जब सामने वाली पार्टी उसे अपनी आउटपुट सप्लाई को क्या करे, गवर्नमेंट को पे करे, मतलब शो नहीं पे करे। देखो देखो यार सिंपल सी बात है, बस जैसे एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी, इसने 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये का GST लगाकर इस बंदे को 110 रुपये में बेच दी। अब ये बंदा कहता है ये 10 रुपये जो मैं पे कर आ रहा हूँ ना, इसका तो मैं क्या लूँगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये 50 रुपये का प्रॉफिट जोड़कर 150 रुपये की वैल्यू लगाकर 10 रुपये का 10% GST 15 लगाकर 165 का किसी और को बेच देता है। अब इसने 165 कलेक्ट करे, कहता है भाई गवर्नमेंट के कितने, 15, कितने भाई 15, और ये कहता है कि 10 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट में पे, इनपुट टैक्स में पे कर रहा हूँ, तो मुझे उसका क्या चाहिए, क्रेडिट। लेकिन ये बंदा जो ए है, इसने अभी तक ये 10 रुपये गवर्नमेंट को दिए ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई देखो इस बंदे ने ना हमें 10 रुपये पे नहीं किए, तो ये बी कहता है भाई देखो ना GSTR 1 के अंदर आ रहा है, वो कहेगा भाई GSTR 1 के अंदर तो सिर्फ क्या करी थी इसने, डिटेल मेंशन करी है, पे थोड़ी कर रहा है हमें। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इससे पे भी करवाओ इसे। अच्छा, पहले पता है क्या होता था, हाँ। मतलब जैसे सप्लाई करती है और सामने वाला बंदा पैसे नहीं देता था, ये इसीलिए हुआ है फिर मेरे हिसाब तो से। ये तो है शुरुआत से प्रोविजन ही है। गवर्नमेंट कहती है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब वो उसे क्या करेगा, पे करेगा। लेकिन मैटर ये है कि बंदा, मैं एक्चुअल में बताऊं आपको क्या होता है, बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है, मतलब उसने बस GSTR 1 में मेंशन कर दिया ना, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट पकड़ती किस बंदे को है, जिसको ये एक्चुअल में पे करना है।
समझ आई बात ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रोविजंस डाले गए। समझ आया नहीं आया? तो शुरुआत का ए पॉइंट आपसे क्या कह रहा था? ए पॉइंट क्या कह रहा था? टैक्स इनवॉइस रखो। समझ आई बात ये नहीं? और डबल ए पॉइंट क्या कह रहा था? इसको डिटेल को फर्निश भी करो। समझ आई बात ही नहीं? टैक्स इनवॉइस रखो और उससे फर्निश करवाओ। बी पॉइंट क्या कह रहा था? रिस्ट्रिक्टेड गुड्स भी लेगा, गुड्स एक्चुअल में आने भी चाहिए। अच्छा भाई अभी टैक्स इनवॉइस आया, सिर्फ इनवॉइस ना आए, गुड्स भी आने चाहिए। समझ आई बात? ये नहीं आती? और बी ए पॉइंट क्या कह रहा था? बी ए पॉइंट कह रहा था कि अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो अभी आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है। और अब सी पॉइंट ने क्या कहा कि जो आप जिस चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आपके सप्लायर ने उसे एक्चुअल में पे भी किया हो। द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम? अभी रिवर्स चार्ज की बात हम यहाँ पर नहीं कर पाए, ये अभी हम बात करेंगे। बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लोगे आप? GSTR 3B फाइल करते वक्त। भाई तभी तो लोगे ना, GSTR 3B फाइल करोगे जब भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। बताया मैंने आपको। GSTR 1 के टाइम पे तो बस आपने क्या किया? डिटेल फर्निश करी। आपने GSTR 1 फाइल करी, अपना आउटवर्ड सप्लाई बताया, आपके सप्लायर ने अपना आउटवर्ड सप्लाई बताया, तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या बन गया? इनवर्ट सप्लाई, और इनवर्ट सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स। आपके आउटवर्ड सप्लाई पर आउटपुट टैक्स और आपके इनवर्ट सप्लाई पर इनपुट टैक्स माइनस कर कर बाकी का बचा हुआ किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। लेकिन उसके लिए क्या फाइल करना पड़ेगा? GSTR 3B। समझ आई बात? ये नहीं है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ई पॉइंट को अभी थोड़ा सा अलग रखते हैं और चलते हैं किस पर? एफ पॉइंट पर। किस पर चलते हैं भाई? एफ पॉइंट पर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात समझाता हूँ। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। समझ आई बात? ये अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 रुपये का सामान बेचा और साथ में 10 रुपये का GST चार्ज भी कर दिया, और बिल कितने का हो गया? 110 रुपये का। कितना हो गया? 110। अब मिस्टर बी ने परचेज किया। मिस्टर बी कहता है यार 10 रुपये का GST क्यों चार्ज कर लिया तुमने? मैं कंज्यूमर थोड़ी हूँ, मैं तो आगे बेचूंगा। गवर्नमेंट कहती है यार इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लियो, तू अपनी कॉस्ट कितनी मान? सिर्फ 100 रुपये। बी कहता है ठीक है भाई 100 रुपये मेरी कॉस्ट है, इसके ऊपर मैं क्या ऐड करूँगा? प्रॉफिट ऐड करूँगा। कितने का? और सॉरी प्रॉफिट ऐड कर लिया इसने 50 रुपये का। चीज़ कितने का हो गई? 150। चीज़ कितने की हो गई भाई? 150। अब ये भी आगे बेचेगा, इस पर इसने क्या लगाया? GST 10%। कितना हो गया? 15। टोटल कितने का हो गया? 165। कितने का हो गया भाई? अब ये 165 को आगे बेच देता है। ठीक है, कोई परेशानी है इसके अंदर? मुझे बस इतना बता। अब ये क्या करेगा जो मिस्टर बी है? इस 15 का आउटपुट टैक्स है इसका 15 और इनपुट टैक्स 10 रुपये का है इसका। 5 रुपये का गवर्नमेंट को पे कर देगा, है ना? अच्छा बात बताओ, मिस्टर बी को मिस्टर ए से सामान परचेज करते वक्त मिस्टर ए को पैसे नहीं देने चाहिए? दिए होंगे। देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? लेकिन बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उधारी में हो सकती है। अब आपने जो सामान ए से खरीदा है, आपने परचेज का बिल ले लिया, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। समझ आई बात? और इस बंदे ने भी बेचारे ने क्या करा? तुम्हें सब सामान सप्लाई करा था, भले से तुमसे पैसे नहीं आए थे, और जाकर इसे किसे पे कर दिया? गवर्नमेंट को। अब तुम इसे पेमेंट ही नहीं कर रहा है इसकी। तुम इसको क्या नहीं कर रहा है? इसकी पेमेंट ही नहीं कर रहा है। ना इसको इसके पैसे दे रहा है, ना इसको GST के पैसे दे रहा है। ये तुम्हारे बिहाफ पर GST पे करके बैठा हुआ है गवर्नमेंट को, और तुमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे शाणे बंदों के लिए ना हमारे पास एक बहुत सख्त प्रोविजन है। 6 महीने बाद 18। हाँ, 180 दिन के अंदर अंदर ना, कितने दिन के अंदर अंदर? 180 दिन के अंदर अंदर इस बंदे की पेमेंट हो जाए। वरना जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, इसे पहले तो इसे क्या करवाएंगे? रिवर्स करवाएंगे। समझ आई बात? ये नहीं है? अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस करी थी ना, इसे आप तुम्हारा रिवर्स करवाएंगे, इसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को बढ़वाएंगे तुम्हारी। उल्टा क्या लेंगे साथ में? इंटरेस्ट भी लेंगे तुमसे। अरे पेमेंट करी नहीं इनपुट टैक्स की और गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके बैठ गया। समझे? कभी भी क्लाइंट प्लेस पर जाओ ना,
तो उसके सारे परचेज जितने भी क्लाइंट जितने भी क्रेडिटर हों उसके क्रेडिटर का लेजर खोल के देखना। समझ आई बात नहीं? जितनी भी परचेजेस होंगी ना चेक करना कि कौन सी परचेज के अगेंस्ट कब पेमेंट हुई हुई। अगर किसी की पेमेंट डिले हुई हुई होगी तो इसका मतलब इनपुट टैक्स को क्या कराना पड़ेगा, उस पर रिवर्स कराना पड़ेगा। अगर जुबैर भाई पार्टली पेमेंट कर रहा है और हाँ। 6 महीने में वो भी नहीं हुई पूरी, हाँ तो उसमें भी जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही तो है मसला। इधर देखो, माना जाता है कि आपने किसका अमाउंट पे किया है, उसका मेन अमाउंट पे किया, गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं किया। श्योर। समझ आई बात? ये नहीं है? इधर देखो, इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट मेड द पेमेंट टू द सप्लायर इवन इन दैट केस टैक्स क्रेडिट शेल बी अलाउड। पेमेंट करते वक्त मतलब तुमने सामान खरीदा, पेमेंट नहीं करी, कोई बात नहीं, टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाता है, कोई मसला नहीं है भाई, उधारी में परचेज हो सकती है। बट सच रजिस्टर्ड पर्सन शुड मेक पेमेंट फॉर सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 days from the date of issue of invoice, otherwise amount of ITC is to be paid along with the interest। समझ आई बात? या नहीं आती? और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम। किस दिन से लगेगा? जिस दिन तुमने क्रेडिट अवेल किया था। कब तक? जब तक तुम वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं कर देते। समझ आई बात? ये नहीं आती। लेकिन बाद में अगर तुम पेमेंट कर देते हो तो फिर दोबारा से तुम क्या ले सकते हो, उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सही। समझ में आती है बात? अरे समझे कि नहीं समझे? तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जरा मैं ई पॉइंट आपको समझा देता हूँ। देखो, डी पॉइंट आपसे क्या कह रहा था, ओ सॉरी सी पॉइंट आपसे क्या कह रहा था एक्चुअली कि तुम्हारे पास, अबे वो गुड्स वाला पॉइंट कहाँ गया जहाँ गुड्स रिसीव होना चाहिए? वो तो बी था। हाँ बी सर। बी पॉइंट आपसे क्या कह रहा था कि आपके पास एक्चुअल में गुड्स रिसीव भी होने चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन मान लो भाई आपके पास गुड्स आने में वक्त लग रहा है, यानी आपने ना 500 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, अभी आपके पास 50 यूनिट्स आए, लेकिन बिल पूरे का आ गया। बिल जो है वो पूरे का आ गया, 500 यूनिट्स का बिल आ गया, लेकिन सप्लाई अभी तक कितने हुए हैं तुम्हें? 50 यूनिट्स। तो तुमने जून के महीने में 50 यूनिट्स तुम्हारे पास आ गए, लेकिन बिल 500 यूनिट्स का पूरा आ गया। तो क्या आप जून के मंथ की जो टैक्स लाइबिलिटी पे करोगे उसमें पूरे 500 यूनिट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? नहीं सर। बाद में 60 यूनिट्स आए हैं जुलाई मंथ में, तो जुलाई मंथ में ले लूँ? नहीं सर। 200 यूनिट्स आए हैं अगस्त मंथ में, अगस्त मंथ में, तो अगस्त मंथ में ले लूँ? नहीं। कितने हो गए? 190 यूनिट्स आए हैं सितंबर में, अब ले लो। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम्हारे पास आ नहीं जाती तुम्हारे लॉट की, तब तक तुम क्या नहीं ले सकते? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। यहाँ 50 पे भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते मेरे भाई, तुम्हारे पास एक्चुअल में गुड्स होने जरूरी हैं, सही। वरना वही धंधा शुरू हो जाएगा ना। समझे कि नहीं समझे? वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, मतलब इनवॉइस आ गया लेकिन गुड्स जो है वो इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है जब उसको लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाए। सही। समझ में आई बात? ये नहीं आती? चलो भाई, अब यहाँ पर आप देखो भाई, सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 2 कंडीशन रख रहा है आपके सामने। आपका रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। समझ आई बात? ये नहीं आती? और दूसरी चीज़, आपने उन गुड्स या सर्विस को अपने बिजनेस के पर्पस में ही, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही इस्तेमाल किया। समझ आई बात? ये नहीं आती? ये तो सबसेक्शन 1 की बात हो गई। सबसेक्शन 2 के कितने क्लॉजेस देखे आपने भाई? F तक क्लॉज देखे, ठीक है ना? लेकिन A के साथ डबल A भी है, B के साथ BA भी है, ठीक है जी। डबल A का हम यहाँ शुरुआत A से करी हमने, हमारे पास टैक्स इनवॉइस हो। समझ आई बात? ये नहीं आती? हमारे पास क्या नाम है, डेबिट नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो, या बिल ऑफ एंट्री हो, ठीक है ना? ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे पास होने ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट होने से कुछ नहीं होता, हमारे फर्निश्ड होने चाहिए। डिटेल्स जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? फर्निश्ड होनी चाहिए, जिसने आपको टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट दिया है उसके द्वारा। बिल ऑफ एंट्री वालों के लिए नहीं बोला। बिल ऑफ एंट्री कौन देता? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जीएसटी रिटर्न बनवाओगे तुम,
समझ आए, गवर्नमेंट के पास वो डिटेल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। जिसने आपको टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट दिया है ना, जिसके बेसिस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, वो डिटेल वो बंदा फर्निश भी करे। फिर बी पॉइंट में हमने क्या पढ़ा भाई, बी के अंदर क्या देखा था हमने, हाँ जी, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसके पास, रजिस्टर्ड पर्सन के पास गुड या सर्विस एक्चुअल में रिसीव्ड भी होने चाहिए। समझ आई बात ये नहीं। अच्छा, रिसीव्ड को लेकर मैं बी ए, वैसे अभी बी ए भी है और सी भी है, मैं डायरेक्टली डी पर आता हूँ, सॉरी डी ई पर आ जाता हूँ, ई, कि अगर आपको ये एक्चुअल में ये जो गुड्स रिसीव्ड हो रहे हैं ना, अगर ये लॉट या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, हाँ जी, लॉट या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, तो फिर जब आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी ना, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी बच्चे, इसका क्रेडिट ले सकते हैं। हाँ, उसका क्रेडिट ले सकते हैं। समझ में आई बात, ये नहीं आती। चलिए, बी के अंदर आपसे क्या बोला था कि अगर वो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड इनपुट है किसी रीज़न की वजह से, तब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ आई बात, ये नहीं आती। फिर उसके बाद एक्चुअल में वो गवर्नमेंट को पे भी होना चाहिए, एक्चुअली पेड बाई गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट, सर, पेड बाई सप्लायर टू गवर्नमेंट, ठीक है। और डी पॉइंट आपसे क्या कह रहा था कि आपको GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ेगी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको, ठीक है जी। और एफ पॉइंट क्या कह रहा था कि आपको अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, पेमेंट टू सप्लायर विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज। देखो, इनको ना एक साथ लाइन से याद करने की फिराक में मत रहो, हर पॉइंट को इंडिविजुअली पढ़ो, हर पॉइंट की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। जब आप हर पॉइंट को अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी कि बेसिकली मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझ आई बात, ये नहीं आती। इसको रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाँ जी, मुझे किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो, अब सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 समझते हैं। देखो भाई, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 समझते हैं। अब एवज एक बात सुनो मेरी, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ना एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ वैट और GST के अलावा। वैट और GST, पहले सेल टैक्स क्या होता था, वैट होता था ना। आज आप सेल करते वक्त क्या चार्ज करते हैं, GST। पहले सिनेरियो समझो, फिर उसके बाद आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। मान लेते हैं ज़माना है वैट का, ठीक है। एक बंदा है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने अपना इनपुट परचेज करते वक्त वैट पे किया और फिर उसी इनपुट को आगे बेच दिया और वैट कलेक्ट किया। तो ये जो आउटपुट वैट पे, इसे कहते थे वैट पेबल, और इसे क्या कहते थे, हाँ जी, वैट इनपुट वैट कहते थे। समझ आई बात, ये नहीं। तो ये जो वैट पेबल होता था ना, और ये वैट रिसीवेबल होता था, इस वैट पेबल में वैट रिसीवेबल माइनस करने के बाद आप बचा हुआ वैट किसको पे कर देते थे, गवर्नमेंट। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो GST का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली GST तो कॉन्सेप्ट ही वैल्यू एडेड टैक्स का है ना। समझ आई बात, ये नहीं। लेकिन वैट के ज़माने में बताऊँ एक चीज़ बड़ी बुरी थी। मान लीजिए कोई बंदा सर्विस प्रोवाइडर, हाँ जी, कौन, सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देकर जाता है। क्या देकर जाता है, और आपसे सर्विस टैक्स लेकर जाता है। अब आपने जो ये सर्विस टैक्स पे किया, क्या आप इसके इनपुट का टैक्स का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट ले सकते थे? नहीं, क्योंकि सर्विस टैक्स किसको पे होता था, किसको पे होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वैट की कलेक्शन कौन करता है, वैट की पेमेंट किसे होती थी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इनपुट तो ये सर्विस भी है, यानी ये जो आउटपुट मैं बेच रहा हूँ उसके लिए सिर्फ मुझे इनपुट नहीं खरीदना होता, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं खरीदना होता, मुझे और दूसरी सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। उनके ऊपर जो मैं सर्विस टैक्स पे करता हूँ, उनके इनपुट के ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया है, उसका मैं टैक्स क्रेडिट वैट के अगेंस्ट नहीं ले पाता था। समझ आई बात, ये नहीं। मैंने किसी से कुछ ऐसी चीज़ खरीदी, मतलब रॉ मटेरियल के साथ कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स इस्तेमाल होती है ना, जैसे नट बोल्ट्स वगैरह, मैंने कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदी, उसके ऊपर मैंने वैट ही पे किया है। क्या पे किया है, वैट पे किया। और उन कंज्यूमेबल आइटम्स को मैं अपने आउटपुट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता।
समझ आए? वो इस्तेमाल इस तरीके से हुई, मतलब मैंने पे क्या किया, वैट ही पे किया उनको खरीदते वक्त, क्योंकि वो गुड है ना, समझ आई बात? ये लेकिन मेरे आउटपुट के वैट में से उस इनपुट के वैट को मैं क्या नहीं कर पाता था, माइनस नहीं कर पाता। वैट इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, वो कहता था देखो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हो ना, उसी के ऊपर जो आप वैट पे करते हो उसी का क्रेडिट आप किससे ले सकते हो, अपने आउटपुट टैक्स। मतलब और दूसरी चीजें जिनके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, जैसे आज तो क्या कर सकते हो आप रॉ मटेरियल के ऊपर जो जीएसटी पे कर रहे हो, और आप दूसरी सर्विसेज और दूसरी चीजों के ऊपर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो, उन सभी का टैक्स क्रेडिट आप किससे ले सकते हो, आउटपुट टैक्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यानी बहुत सारा इनपुट टैक्स आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाते थे। दो रीजन हुआ करते थे उसके पीछे, एक तो दो अलग अलग स्टेट, मतलब दो अलग अलग गवर्नमेंट का होना, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैटर क्या होता था कि कोई सर्विस है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, समझ आई बात? या नहीं आती? तो हम बहुत सारी चीज़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट रह जाता था। आज का टाइम क्या है कि आपने अपना आउटपुट बेचने के लिए किसी भी तरीके की इनवर्ड सप्लाई ली है ना, किसी भी तरीके की इनवर्ड सप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं अपने कोचिंग में स्टूडेंट के बिल पर क्या लगाने लग जाऊं, जीएसटी, और मैं रेंट पे करते वक्त रेंट पर भी क्या पे कर रहा हूं, जीएसटी। तो अब रेंट का और स्टूडेंट की फीस का आपस में कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैंने अगर रेंट के ऊपर जीएसटी पे किया है ना, तो वो मेरा इनपुट टैक्स माना जाएगा, जिससे मैं अपने आउटपुट के टैक्स से क्या कर सकता हूँ, माइनस। तो ये सबसे बेहतरीन चीज हुई है किसके अंदर, जीएसटी के। अगर मैं कोई कैपिटल गुड परचेज कर रहा हूँ, जो पॉइंट अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ, कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड के ऊपर मैं क्या पे करता हूँ भाई, इनपुट टैक्स पे कर रहा हूँ। हालांकि मैं कैपिटल गुड को बेच नहीं रहा, मैं मशीनरी को बेच नहीं रहा, मैं मशीनरी को बिजनेस में यूज कर रहा हूं। तो हाँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो उस मशीनरी के ऊपर जैसे मैंने सारी चीजें परचेज करी, तो इनके ऊपर मैंने जितना भी जीएसटी पे किया होगा ना, उसे मैं अपने आउटपुट के टैक्स से क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, डिडक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ पता चली कि जो है कैपिटल गुड्स 3 साल तक जो है फिर खरीद ही नहीं सकते यार। हाँ, तो अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में। हाँ भाई चलो उसके बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये देखो, ये समझ में आती है बात या नहीं आती, आगे नमन? तो अब देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि भाई देखो एक बात का ध्यान रखो, जब आप अपने कैपिटल एसेट के ऊपर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन। क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आईटीसी आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, एक बड़ी सिंपल सा मसला है। तुमने 1 लाख की एक मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर तुमने 18% का जीएसटी पे कर दिया, यानी कितना, 18,000। तो अब तुम वेंडर को कितनी पेमेंट करा रहे हो, 1,18,000। तो इस 1,18,000 के दो कंपोनेंट हैं, एक तो है कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कि है 1 लाख रुपए, और एक है इनपुट टैक्स जो कि है 18,000 रुपए। समझ में आई बात ही नहीं? तुम डेप्रीसिएशन इस पर क्लेम करोगे और इसको क्लेम करोगे कहां पर, एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि इस 18,000 को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करो और फिर बाद में जाके इस 18,000 को 1 लाख में जोड़ दो और 1,18,000 पर डेप्रीसिएशन क्लेम करो, क्योंकि ज्यादा वैल्यू बनेगी तो ज्यादा डेप्रीसिएशन आएगा, और जितना ज्यादा डेप्रीसिएशन आएगा उतना कम प्रॉफिट होगा, और जितना कम प्रॉफिट होगा उतना इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ज्यादा चालाकी मत करो, या तो कॉस्ट में जोड़कर एज अ डेप्रीसिएशन इसको क्लेम कर लो, या फिर आईटीसी क्लेम कर लो, एक काम कर लो बस। समझ आती है बात या नहीं? तो यही बात सबसेक्शन 3 कह रहा है कि देखो हम आपको किसी भी इनपुट के ऊपर टैक्स क्रेडिट लेने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल एसेट के केस में डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहते हैं तो आईटीसी को एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट मत बनाइएगा, बस इतना बता रहे हैं हम आपको। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 तीनों की बातें क्लियर हो गई आपको। चलो जरा एक क्वेश्चन जरा एमटीपी नवंबर 2020 का देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है भाई देखो, आकाश लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है पंजाब में, उन्होंने परचेज किया है एयर कंडीशनर और इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 32,000। हाँ जी, पंजाब से उन्होंने एक एयर कंडीशनर परचेज किया है, कितने का, 32,000 का, जिसमें 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। 32,000 में 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है।
और ये एक मुकेश लिमिटेड से परचेज किया है पंजाब से। आकाश लिमिटेड हैज़ कैपिटलाइज्ड एयर कंडीशनर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज ही करोगे। और फुल वैल्यू ऑफ 32,000, मतलब पूरे 32,000 को उसने अपनी क्या मान लिया, कॉस्ट। एंड टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द सेम, और पूरी वैल्यू पर क्या ले रहा है, डेप्रिसिएशन ले रहा है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच आकाश लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू टेक इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी, क्या होगा, नील। भाई अगर तुमने अब डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो फिर अब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ आती है बात, ये नहीं आती, ठीक है ना। सिंस द डेप्रिसिएशन हैज क्लेम्ड ऑन द एंटायर अमाउंट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड फॉर इनपुट टैक्स पेड। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? हाँ जी बच्चे, सबसेक्शन 4 को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले रिटर्न्स के बारे में थोड़ा और समझना ज़रूरी है, तभी जाकर ये वाली बात हमें क्लियर होगी। बाकी अब हम रिवर्स चार्ज के बारे में समझ सकते हैं। किसके बारे में भाई? रिवर्स चार्ज के बारे में। आज का टॉपिक रिवर्स चार्ज को समझाने के लिए रहेगा, और रिवर्स चार्ज को समझना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पर रिवर्स चार्ज की बहुत ज़्यादा बात हुई है। हाँ, रिवर्स चार्ज क्या है? देखो, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। इधर देखो, पर्सन ए ने पर्सन बी को गुड सप्लाई किए। समझ आई बात? ये नहीं आती, ठीक है। गुड सप्लाई किए, सप्लाई करते वक्त वो दो चीज़ें चार्ज करेगा, गुड का प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स, साथ में जीएसटी का टैक्स। समझ आई बात? और मिस्टर बी को ये दोनों ही चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, पे करनी पड़ेंगी। समझे कि नहीं समझे? इस सिनेरियो को हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। क्या कहते हैं? या फिर नॉर्मल चार्ज ऑफ जीएसटी। अब बताओ, बिल किसने बनाया? मिस्टर ए ने। क्या क्या चार्ज किया? गुड्स का प्राइस और जीएसटी। अब गवर्नमेंट को ये जीएसटी कौन पे करेगा? मिस्टर ए विल पे दी जीएसटी टू दी गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। बताओ जी, ऐसा ही होगा नहीं होगा? जब भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। गुड्स खरीद रहा है मिस्टर बी, तो जीएसटी किसको पे करना चाहिए? मिस्टर बी को, गवर्नमेंट को जाकर। लेकिन मिस्टर ए बी के बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट कर कर किसे पे करते हैं? गवर्नमेंट को। तो ये तो जब भी तो इसी वजह से जीएसटी को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये है एक नॉर्मल सिचुएशन जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज में कवर करते हैं। किसमें बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन एक होता है रिवर्स चार्ज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान भेजा, गुड सप्लाई किया। अब जो ये सप्लाई है ये टैक्सेबल सप्लाई है। क्या है? यानी इसके ऊपर जीएसटी पे होना ही होना है, गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी लेगी लेगी। समझ आई बात? नहीं? मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो एडवोकेट है। क्या है भाई? कौन है ये? एडवोकेट। एडवोकेट। एडवोकेट ने इनको कुछ सर्विस दी और इनसे अब पैसे चार्ज करेंगे। अब एडवोकेट को बताऊं क्या कर रखा है? एडवोकेट को एग्जेम्प्ट कर रखा है कि आप जीएसटी कलेक्ट मत करिएगा। एग्जाम्प्ट है। समझ आई बात? इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है कि आप जीएसटी कलेक्ट मत करिएगा। लेकिन एडवोकेट को एग्जेम्प्ट करा है कि तुम जीएसटी कलेक्ट मत करना। सप्लाई को एग्जेम्प्ट नहीं करा। हाँ। सप्लाई टैक्सेबल ही है। समझ आई बात? ये नहीं, इन्होंने ए से कहा तुम भी जीएसटी मत लो। सही है भाई, तो बी क्या का बढ़िया भाई, नहीं लेगा तो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम ए को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कि जीएसटी कलेक्ट ना करे। सप्लाई तो जीएसटी है, टैक्सेबल ही है भाई। अब इस मिस्टर बी क्या करेंगे? इनको इनकी सर्विस की पेमेंट करेंगे और जीएसटी जो उस वैल्यू के ऊपर होगा गवर्नमेंट को जाकर डायरेक्टली खुद पे करेंगे। समझ आई बात? ये नहीं, मिस्टर बी विल पे दी जीएसटी ऑन सच बिल डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। यानी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स हो गया भाई साहब। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी के लिए ये सप्लाई जो है वो क्या है? इनवर्ड सप्लाई। क्या है? इनवर्ड सप्लाई। क्या है मेरे बच्चे? इनवर्ड सप्लाई। और इस इनवर्ड सप्लाई पर जो ये खुद इन्होंने टैक्स जाकर किसको जमा किया? गवर्नमेंट को पे किया। वो टैक्स इनके लिए क्या है? इनपुट टैक्स। क्या है?
भाई खुद ही तो पे किया गवर्नमेंट को। इनवर्ट सप्लाई के ऊपर पे किए गए टैक्स को क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। अब इसको पे करता या खुद जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया, बात तो एक ही है। अब इस इनपुट टैक्स का इन्हें क्या चाहिए होगा? क्रेडिट। पर ये थोड़ी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा भाई ये अब तो एक बात इसमें बता मुझे, अगर ये किसको दे देता? ए को, तो ए किसे देता? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को। तो इसकी जेब से तो पैसे जाने ही थे। ठीक है, लेकिन अच्छा मैं उस पर ये बिजनेस के हिसाब से होगा तो हाँ फिर तो मिल जाएगा। अरे तो बिजनेस या आगे फिर सर्विस भी तो दे रहा है, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज भी तो है इसकी। ठीक है। समझ आई बात है नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ऐसा टैक्स है जो इसने कैश में खुद गवर्नमेंट को क्या किया? पे किया, और फिर बाद में उसका क्या क्लेम करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। समझ आई बात या नहीं आती? सप्लायर को पेमेंट कर कर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली खुद पेमेंट कर कर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है। लेकिन सर एक चीज हमने पढ़ी थी कि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या होना चाहिए? इनवॉइस। लेकिन इसके एडवोकेट ने जो बिल दिया होगा उसके ऊपर तो जीएसटी लिखा हुआ ही नहीं होगा, तो इसे कहा जाता है सेल्फ इनवॉइसिंग। क्या कहा जाता है इसे? सेल्फ इनवॉइसिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनवॉइसिंग। यानी जो इनवर्ट सप्लाई पर, मतलब ऐसी इनवर्ट सप्लाई पर जिस पर जीएसटी आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद जाकर पे करना पड़ा, तो उसका टैक्स इनवॉइस आप खुद बनाएंगे। समझ आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? जरा जहाँ जहाँ रिवर्स चार्ज की बात आई थी वहाँ देख लेते हैं हम। इधर आओ। सबसे पहला पॉइंट ये था, ये कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। समझ आई बात ये नहीं आती? द सेड डॉक्यूमेंट शैल कंटेन, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। यहाँ पर आ जाओ, ये था ना, अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी थी। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज शैल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिसीव्ड बाय हिम। वो खुद ही क्या करेगा? अपने आप उसका इनवॉइस बनाएगा। समझ आई बात या नहीं आती? क्योंकि जिस सप्लायर से उसने वो सर्विस ली है वो खुद क्या था? नॉन रजिस्टर्ड था। क्या था? नॉन रजिस्टर्ड। लेकिन वो सप्लाई कैसी थी? टैक्सेबल सप्लाई थी, तो उसको क्या करना पड़ा? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ा। समझ आई बात या नहीं? और देखो रिवर्स चार्ज का काम और कहाँ पर आया था? ये देखो, however this procedure is not applicable in case of reverse charge because the recipient himself has to pay GST to the government। ये कौन सा मैटर था? हाँ, कि आप सप्लायर को क्या नहीं कर रहा है? 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को क्या मसला था कि तुमने सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लायर हमें पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में तो डायरेक्टली जाकर तुमने क्या कर दी होगी? पेमेंट कर दी होगी। अब तुम सप्लायर को 180 दिन पेमेंट ना करो या 360 दिन में पेमेंट ना करो, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना, गवर्नमेंट को सप्लायर से कोई हमदर्दी नहीं थी, अपने टैक्स से लेना देना था। समझ आई बात या नहीं आती? तो ये मैटर था। समझ आ गया भाई रिवर्स चार्ज का पंगा? जरा इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। XYZ लिमिटेड एंगेज है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स बनाते हैं भाई XYZ लिमिटेड। आपको क्या कंप्यूट करना है? ITC कंप्यूट करनी है। मतलब ITC कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ले सकते हैं। समझ आई बात? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर महीने में कौन कौन सा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इनकी इनवर्ट सप्लाई देखिए, 4 इनवर्ट सप्लाईज हैं। 2 तो क्या है? इनपुट्स हैं जो टेंजिबल है, कैपिटल गुड्स है, और कुछ इनपुट सर्विस। समझ में नोमान भाई? नोट दे रखा है, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द ITC हैव बीन फुलफिल्ड। ये कह रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 पूरी तरीके से फुलफिल्ड। ABC कंपनी लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। मतलब इन्हें किसी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं है। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन कहाँ होती है? कि आपको अपने बिल के ऊपर GST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से को कहा जाता है ना, जैसे दिल्ली के अंदर है कि तुम्हारी 40 लाख से अगर टैक्सेबल सप्लाईज कम है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा माना गया कि ABC कंपनी लिमिटेड जो है ना, वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही जा रहे हैं, यानी इस लिमिट से ज़्यादा ही जा रहे हैं, यानी इनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ले देकर बात यह है कि इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो आप ले भी सकते हैं, और आउटपुट टैक्स के ऊपर आप आउटवर्ड सप्लाईज पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं? और तीसरी चीज़, आपने अपनी एनुअल रिटर्न को टाइम से फाइल कर दिया। एनुअल रिटर्न का पंगा खैर अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन स्टिल ये मतलब ले देकर बात ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी और वजह से नहीं रुकने वाला। ठीक है ना? तो आप ये बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में आप कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इनपुट ए,
1 लाख का आपने जीएसटी पे किया है उसके ऊपर, हाँ 1 इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग। तुम्हारे पास क्या नहीं है भाई, इनवॉइस नहीं है 10,000 रुपए 10,000 का, तो का, नहीं मतलब ले 10,000 के सकते। जीएसटी वाला, तो जो इनवॉइस नहीं है वो आप ले नहीं सकते, है ना, पढ़ा था हमने कि ऐड आपके पास कराना टैक्स पड़ेगा। इनवॉइस का होना जरूरी है। तो 1 लाख में से सिर्फ कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? 90,000। 90,000। ये कहते हैं इनपुट भी 50,000। इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। इनपुट्स कैसे मिलना है? 2 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको अक्टूबर में रिसीव हो गई, और जो बस एक ही रिसीव हुई है अभी इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो मैंने बस- अभी बताया था कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले देखो। आप सकते। बताओ कि आपको लाइन से रट्टा लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। पॉइंट पढ़ रहे हो और आपके सामने आएगा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी नहीं ले सकते। 1,20,000 रुपए आपने कैपिटल गुड्स पर पे करे। आपने क्या करा, XYZ लिमिटेड ने कैपिटलाइज कर दिया कैपिटल गुड्स को फुल इनवॉइस वैल्यू पर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एज इट नहीं, इज। नहीं, यानी ये पूरे तो तुमने- डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हो तो भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 2,25,000 रुपए का इनपुट सर्विस, 2,25,000 रुपए की इनपुट सर्विस पर वंस इनवॉइस डेटेड 20/1/2022 ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2022। एक पुराना कोई इनवॉइस था 20/1/2022 का, वो इनवॉइस तुम्हें इस महीने मिला है। वन इनवॉइस डेटेड 20/21/2022 ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर 2022। यानी पुराना इनवॉइस है कोई। और 225 का ये है और वो तो 275 हो जाएगा। नहीं 175 का मिलेगा ना। ये देखो यहाँ पर ये कहते हैं डेट ऑफ इनका मैटर ना, असल में ये पॉइंट जो है 16 सबसेक्शन 4 से रिलेटेड है। मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर निकल गया ना, देखो मैं बता दूँ बस भाई, ऐसा होता है कि आप ना जब भी हर महीने GSTR, जैसे आपका ये पहला महीना है, मान लो आपने बिजनेस यहाँ शुरू किया तो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा, तो उसकी रिटर्न आप कब भरते हो? अगले महीने भरते हो ना। समझ आई बात? ये नहीं आती। फिर इस महीने की रिटर्न इस महीने भरते हो, फिर इस महीने की रिटर्न इस महीने भरते हो, इस महीने की रिटर्न इस महीने, यानी ले देकर ये है कि 1 महीना कंप्लीट जब हो जाता है तो आप उसकी रिटर्न कब भरते हो? अगले महीने भरते हो। समझ में आई बात? ये नहीं आती। अब मान लो ये आपका 1 साल है, पूरा कंप्लीट साल, किसी एक महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपके पास से छूटा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास से क्या हुआ है? रीजन क्या है? तुम्हारे पास उसका बिल ही नहीं था। क्या नहीं था? बिल नहीं था। तो आप पूरे 12 महीने निकल गए या फिर 5 महीने निकल गए, आपने 6-7 महीने निकल गए आपके साल में, और आप उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले ही नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? ले नहीं पाए, क्योंकि आपके पास बिल ही नहीं था वो। अब होता क्या है कि वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखो 15 सितंबर जो है ना, 15 सितंबर, ये ना कंप्लीट रिटर्न की डेट है। एक एनुअल रिटर्न होती है। क्या होती है? एनुअल रिटर्न। वो कहते हैं अगर कोई पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है ना तो इससे पहले ले लो। समझ आई बात? नहीं, कोई अगर पुराना मतलब पिछले ही साल का अगर कोई पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है ना तो 15 सितंबर से पहले ले लो। किसी भी GSTR 3B के अंदर शो कर मतलब सामने वाली पार्टी से क्या करवाओ? GSTR 1 में शो करवाओ और उसको आप 15 सितंबर से पहले ले लो। अब होता क्या है कि देखो, पहली बात तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कब का है? देखिएगा कौन से महीने का है ये जनवरी का है? हाँ ये रहा जनवरी का, यानी 21-22। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 21-22 फाइनेंशियल ईयर के जनवरी मंथ का। तो अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 22-23 अक्टूबर में ना, और अब सितंबर निकल चुकी है। तो अब आप इस 50,000 के इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो 2/25 के अंदर 50,000 हटाने के बाद 1,75,000 के इनपुट का टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते। समझ आई बात? ये नहीं आती? हाँ या ना? समझे? ये क्वेश्चन करके देखिएगा भैया, प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। बाकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। जब आप नई रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस वक्त का क्या मसला है।